चलिए अब एक काम करा जाए। आज खबरों वाले स्टॉक्स पे बातचीत करने के लिए हर्षदा आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। हम लोग दिल्ली चलेंगे, लक्ष्मण भी जुड़ेंगे और साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स पे भी बातचीत करनी है। 6 आईपीओ अब बाजार में खुल गए, उसमें एक दो कुछ प्रोमिनेंट नाम है जिनकी चर्चा बनती है, उन पे क्विकली हम लोग मुनाफिक तैयारी के एंड में उस पर भी बातचीत कर लेंगे। प्राइमरी मार्केट्स पे कहाँ नजर रखनी है उस पर। लेकिन पहले चला जाए हर्षदा के पास और सबसे पहले अपोलो टायर्स। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? लास्ट ट्रेड की तैयारी? जी हाँ, यहाँ पर दरअसल एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी आशीष। नेली 3% की इक्विटी की ब्लॉक होने वाली है। $100 मिलियन तक का माल बेचा जा सकता है और उसे अपसाइज करने का भी ऑप्शन है। वॉर्बर्ग पिंकस की इकाई है दरअसल व्हाइट आइरिस, वो दरअसल ये 3% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। जो फ्लो प्राइस लगभग सुनाई दे रही है, जिस पर ये डील होने के आसार हैं, वो 440 रुपए प्रति शेयर पर है। यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे, लगभग 2% और तक का डिस्काउंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स एक 90 डे लॉक इन पीरियड भी रहेगा, यानी कि वॉर्बर्ग पिंकस के हाथ में कुछ और स्टॉक रहेगा। अब देखते हैं वो आगे बेचते हैं या नहीं, लेकिन क्लियरली 3% स्टेक वो ऑफलोड कर रहे हैं आज। 3% एक अपसाइज ऑप्शन हो सकता है, डिमांड अच्छी रही तो। और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, मिनिस्क्यूल सा डिस्काउंट है, कल की क्लोज से 2% के आसपास ये कन्विक्शन दिखाता है। और अपोलो टायर्स गजब का मूव दिखा रहा है। बहुत समय तक एक कंसोलिडेशन बैंड से जब निकला बाहर, उसके बाद पलट के नहीं दिखा है स्टॉक ने। अच्छा, मैं अपोलो टायर्स पे जा रहा हूँ। मानस, आप चार्ट रेडी रखना, एक बार आपसे समझ लेता हूं। अगर कोई डिप्स विप्स मिल रहे हो आज तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? वीरू, आप भी वो हॉट स्टॉक्स रेडी रखना, कल भी बड़े काम आए थे वो हॉट स्टॉक्स, तो अपन आज भी उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। मानस, अपोलो टायर्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है। हालांकि पिछले 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है और वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी है। 434 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। आपके टारगेट 490 से लेकर 500 रुपए की रेंज में होंगे। अब ये खरीदारी करने के ही मौके होंगे। खैर, देखते हैं आज के समीकरण पता चलेंगे कौन सी विंडो में ट्रेड हो रहा है। क्या 8:45 से 9 बजे की जो ब्लॉक ट्रेड की विंडो है, वहां पे सारा ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट हो जाता है? वहां पे होना मतलब सारी बुक बढ़िया तरीके से बिल्ड थी, हाथों हाथ खरीदार मिल गए। कंट्रोल सेशन में गया तो थोड़े से उसका स्पिल ओवर इंपैक्ट शायद हम फील करें। खैर, नजर रहेगी, वो 9 बजे तक समीकरण क्लियर हो जाएंगे विंडो कौन सी है। पर अपोलो टायर्स स्ट्रेंथ है और ये जा रहा है 500 की तरफ, ये ध्यान रखिए। आज QIP इशुएंस पे भी खासतौर पे अपडेट्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनी है क्या? 3 कंपनियां हैं। सब पैसा मोबिलाइज कर रही है। शुरुआत केन टेक्नोलॉजीज के साथ करेंगे आशीष। 1400 करोड़ का QIP इन्होंने दरअसल कल लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर जो औसतन फ्लो प्राइस आ रही है वो कल की क्लोज से 6% डिस्काउंट पर है, यानी कि 2449 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये QIP आता हुआ दिखाई देगा। 21 दिसंबर को तय करेंगे बोर्ड बैठक में कि फाइनल इशू प्राइस क्या होगी। इसके साथ ही KPI ग्रीन 300 करोड़ का QIP इन्होंने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर फ्लो प्राइस जो है वो बड़ी करीब 1245 रुपए प्रति शेयर है। कल की तुलना में करीब 9.9% तक का डिस्काउंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी भी बोर्ड बैठक 21 तारीख को है। JTL इंडस्ट्रीज भी आप रेडार पर रखिएगा। JTL दरअसल कंपनी ने अप्रूवल दे दिया 810 करोड़ फंड रेज का वारंट इशू होगा। साथ ही साथ करीब 500 करोड़ ये रेज करना चाहेंगे QIP के जरिए। अब वो डिटेल्स आगे आएंगे कि कब और किस प्राइस पर होगा। ये बोर्ड से अप्रूवल आ गया। कंपनी बेसिकली महाराष्ट्र में अपनी इकाई में कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहती है, उसके लिए दरअसल कंपनी का प्लान है ये फंड रेज करने का। भाई साहब, 3 QIPs जिनके थ्रू कंपनीज फंड रेज कर रही है। बैती साहब, केन्स, KPI ग्रीन और JTL इंडस्ट्रीज, तीनों के चार्ट रन थ्रू करिएगा। कहीं पे कोई क्लियर कट ट्रेड मिल रहा हो तब बताइएगा, मैं आता हूं आपके पास। पर गौरांग सर, इस तरह की फंड रेजिंग कॉर्पोरेट्स के द्वारा ये क्लियरली वो ग्रीन शूट हो कहते हैं ना, वो प्राइवेट केपेक्स टूल पकड़ेगा, उस तरह के इंडिकेशंस है ना, सब तैयारी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में आशीष और भी कंपनियां बाजार में आती हुई आपको दिखेगी पूंजी इकट्ठा करने के लिए। और ये आप सही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि आगे जा करके जो
विस्तार योजनाएं हैं कंपनियों की, वो बहुत ही सक्षम रूप से आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा ये भी लगता है कि आने वाले समय में इंडियन कॉर्पोरेट्स के जो नतीजे होंगे वो किस दशा और दिशा में जा सकते हैं। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इसके पहले आपने देखा था सर्विसेज में खास करके बैंक्स और एनबीएफसीज ने भी बाजार में से पूंजी जमा करी थी और बहुत बड़ी मात्रा में बजाज फाइनेंस मुझे याद है करीबन 8,000 करोड़ के ऊपर की पूंजी जमा करी थी। तो एक सकारात्मक सा संदेश देता है उन सब कंपनियों के लिए जो बाजार में आते हैं पूंजी जुटाने के लिए विस्तार योजनाओं को लेकर। ये फंड रेजिंग हो रही है लार्जली नए प्लांट्स लगाने के लिए या केपेक्स रिलेटेड स्पेंड्स के लिए। अच्छी खबर है, कंपनियां जोश दिखा रही हैं आने वाले समय में, इसका मतलब है आउटलुक उनको उतना ही रोबस्ट नजर आ रहा है। प्राइवेट केपेक्स पिकअप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तक जो केपेक्स हुए हैं लार्जली पब्लिक ड्रिवन थे, पब्लिक सेक्टर सरकार ड्रिवन थे और धीरे धीरे अब वो ग्रीन शूट्स की बात हो रही थी और लगातार पिछले 3 महीने से आप देख रहे हैं किस तरह से प्राइवेट कंपनीज फंड रेज कर रही हैं अपने अपने नए प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। खैर एक काम करा जाए, आप दिल्ली चला जाए, वो फोर्टनाइटली रिव्यू हर 15 दिनों में समीक्षा बैठक होती है सरकार की, कच्चे तेल के भाव को देखते हुए कितना विंडफॉल लगाना है उसकी। 19 तारीख से इफेक्टिव, ये 15 वाली बैठक आज 19 से इफेक्टिव की लक्ष्मण ने कल रात में अपडेट दिया, देर रात में लक्ष्मण का अपडेट आया और मैंने देखा नहीं, नीरज वाजपेयी ने लक्ष्मण का वो अपडेट देख लिया और टीम में डाल दिए सारे प्लेयर्स। उनकी तरफ से थैंक यू था वैसे आपके लिए कि आसानी से उनकी टीम बनवा दी लक्ष्मण जी आपने, लेकिन वह समीक्षा बैठक में निकल के क्या आया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दरअसल ये फोर्टनाइटली तो था, लेकिन इस बार जो 15 तारीख थी वो शुक्रवार का दिन था और बीच में शनिवार रविवार हो गया। और जब संसद सत्र चल रहा होता है तो नियम यह है कि कोई भी आप नोटिफिकेशन ऐसा जारी करते हैं तो पहले संसद को बताना होता है। इस वजह से थोड़ी सी देर हुई और सोमवार की देर रात तक ये नोटिफिकेशन निकला और ये नोटिफिकेशन लेकिन बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कच्चे तेल पे जो विंडफॉल टैक्स लग रहा था 5,000 रुपये प्रति टन, उसमें एक बहुत बड़ी कटौती की गई। मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी कटौती में से एक है और इसमें 74% विंडफॉल टैक्स घटा दिया गया है और रुपी टर्म में कहें तो 3700 रुपये प्रति टन विंडफॉल टैक्स घटाया गया है और 5,000 रुपये प्रति टन से घटा करके इसको सीधे 1,300 रुपये प्रति टन पे कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी विंडफॉल टैक्स में कटौती है कच्चे तेल पे। डीजल पे 1 रुपये प्रति लीटर जहां एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी उसको बिल्कुल आधा करके 50 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है। एटीएफ पे बढ़ा दी गई है ड्यूटी, एटीएफ पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, वो बढ़ा करके 1 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। और पेट्रोल पे कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी पहले की तरह पेट्रोल पर कोई स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं वो नहीं लगेगी। और ये जो कटौती की गई है, कटौती होगी वो पहले से ही अनुमान था, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में हम देखें तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अच्छी खासी कटौती हुई है। $74 से घट करके कभी 68, कभी 69 तक पहुंच गया था। तो ये कटौती होनी थी, लेकिन इतनी बड़ी कटौती शायद अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन सरकार ने किया है 74% की कटौती विंडफॉल टैक्स में। इंटरेस्टिंग, 74% का बड़ा कट विंडफॉल टैक्स में इस नए फोर्टनाइट के लिए जो आज से इफेक्टिव करा है इन्होंने। पालविया साहब, ओएनजीसी और साथ में रिलायंस भी देखिएगा चार्ट्स पे। रिलायंस पिछले कुछ दिनों से लगातार मूव, मेरे ख्याल से 1 महीने में 7-8% चढ़ गया है, डे ऑन डे बढ़िया जंप्स दिखा रहा है रिलायंस। इसीलिए वो विंडफॉल टैक्स तो ठीक कच्चे तेल में, वो जो डीजल में कट है उसका की बेनिफिशियरी दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है। दोनों में से चार्ट्स पे कहीं तेजी वेजी का मन बन रहा हो तो आप बताओ पालविया साहब। डेफिनेटली। तो आशीष जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो ये ऑलमोस्ट 6th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्लो स्टडी स्टॉक एक स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, जो दिखाता है कि हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक में फर्दर और अपसाइड का मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल अब जो रहेगा वो 2490 का रहेगा। अब ये इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो रिलायंस इंडस्ट्री के नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे देखने को मिल सकते हैं वो 2560 से लेके 2570 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो ओएनजीसी का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन हमें लगता है ओएनजीसी में भी यहाँ पे 203 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो लेवल क्रॉस होते तो ओएनजीसी का भी अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 215 की तरफ।
तो ओएनजीसी में भी अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो होल्ड रखना चाहिए। यहाँ पे 192 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। रिलायंस यू की चर्चा हो गई, खैर उस न्यूज से इम्पैक्ट होता है इसलिए चर्चा हुई थी, लेकिन अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हो आप लोग तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। हमेशा ये डिस्क्लेमर याद रखिए जब भी आरएएल की चर्चा यहां पे हो। लक्ष्मण जी, सुबह सुबह बढ़िया खबरें देने के लिए आपका धन्यवाद। हर्षदी के पास चला जाए। वेदांता कल बोर्ड बैठक में फाइनली वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा हो चुकी है आशीष। 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी दरअसल लेकर आई है। इसमें जो कुल पैसा खर्च कंपनी कर रही है वो भी फिगर आपकी स्क्रीन पर आएगा, 4090 करोड़ के आसपास का। ध्यान रहे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करी थी कि 7 से 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आएगा। उसके सामने करीब करीब 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड इन्होंने घोषित कर दिया है। इससे पहले मई में 18 रुपए 50 पैसे का भी वो पहला इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था। तो कुल मिलाकर करीब 29.5 रुपए तक का डिविडेंड कंपनी दे रही है। ज्यादा फायदा ऑफ कोर्स इनके पेरेंट के हाथ में आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वहीं पर फंड्स की जरूरत है। ये दरअसल मदद करेगा कंपनी के अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को और बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ आज बोर्ड बैठक है, यहां पर कंपनी एनसीडीज के जरिए फंड रेस पर भी विचार करती हुई दिखाई देगी। तो ये स्टॉक आज फिर खबरों में और रेडार पर। बढ़िया, 11 रुपए का डिविडेंड डोल आउट होता हुआ आज एनसीडीज के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी। बस चैलेंजेस इसके सामने हैं, पर गावस्कर कुछ कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहा है अपने पीयर्स के साथ। 230 235 के लेवल से अब एक तरफा मूव है, 260 पे आके कल खड़ा हो गया है। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? अपमूव ऑन है इसमें, बिल्कुल वेदांत में अपमूव ऑन है। ऑन द अपसाइड 275 पॉसिबल है। स्टॉप होगा करीब 255 56 का। बस मेरे ख्याल से अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अपमूव ऑन है वेदांत में। यस, अपॉर्चुनिटी अपमूव ऑन है। खबर पे आज देखते हैं 11 रुपए से स्ट्रीट खुशी होगी, होनी चाहिए, क्योंकि 7 से 8 फिलिप्स कैपिटल की रिपोर्ट कह रही लो। थी, तो उसके सामने तो बेहतर ही है। तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिविडेंड डोल आउट कर दिया है। 4100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उस डिविडेंड डोल आउट पे। अगले स्टॉक्स खाने पीने से जुड़े, नहीं खाने से जुड़े, सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल, क्या अपडेट्स हैं? देवयानी इंटरनेशनल के साथ पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष। दरअसल ये थाईलैंड की क्यूएसआर मार्केट में वाया एक पार्टनरशिप एंटर कर रहा है। उस पर्सपेक्टिव से कंपनी 274 केएफसी रेस्टोरेंट्स थाईलैंड में दरअसल अक्वायर करने जा रही है। ये एक पार्टनरशिप है टेमासेक के साथ, जिसमें देवयानी 51% हिस्सा होल्ड करेगी, टेमासेक बाकी 49% तक का हिस्सा होल्ड करती हुई दिखाई देगी। टोटल डील साइज जो है, डील वैल्यू जो है 1062 करोड़ की है। 340 करोड़ देवयानी वाला हिस्सा, टेमासेक का करीब 330 करोड़ वाला, और बाकी कुछ डेट और लोकल पार्टनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अब रेस्टोरेंट डेवलपमेंट से कंपनी ने FY23 में करीब करीब 1180 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। ये डेवलपमेंट बेसिकली इंडिकेशन ये कर रही है कि 35 से 40% कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज और जुड़ते हुए दिखाई देंगे इस तरह के रेस्टोरेंट डेवलपमेंट्स के जरिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिस पर एडिशन करीब 14 से 19% एक माइनॉरिटी स्टेक के जरिए आता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो पहला स्टॉक है जो आप रेडार पर रखेंगे। दूसरा स्टॉक जो आपको रेडार पर रखना है वो है सफायर फूड्स, जो लार्जली KFC का जो ब्रांड भारत में है वो सफायर फूड्स के हाथ है। अब यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी सफायर फूड मॉरिशस ने 33.37 लाख शेयर्स यानी कि 5.24% इक्विटी इन्होंने ऑफलोड की है। इसके साथ समारा कैपिटल पार्टनर्स फंड ने भी 0.7% हिस्सा ऑफलोड किया है। ये हिस्सा करीब 1400 रुपए प्रति शेयर पर बेचा गया है। लेकिन जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टिंग नाम है। HDFC म्यूचुअल फंड ने 22 लाख शेयर खरीदे यानी कि 3.45% हिस्सा इन्होंने लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 10 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं यानी कि 1.5% तक की हिस्सेदारी इनकी भी अब जुड़ती हुई दिखाई दी है सफायर फूड्स में। कविता जी, सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट देखिएगा आप। वैसे ये देवयानी का थाईलैंड में QSR कैसा है, क्या क्या मेन्यू होगा, कितना इंडियन तड़का होगा, ये गावा सर जब जाएंगे तो चैनल चेक करके आपको बताएंगे, है ना गावा सर? बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी में, जनवरी एंड में।
तो अपने को पता चल जाएगा वहाँ पे QSR में पनीर पिज्ज़ा वगैरह है कि नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिएगा उसके ये तो KFC है ना, पिज्जा थोड़ा ना बनाता है KFC। ठीक है, KFC तो पनीर, फ्राइड पनीर है कि नहीं जरा देख लीजिएगा आप। अच्छा जरूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फ्राइड चाहिए ना? किसके हाँ, पास, कविता जी क्या क्या पूछ रहे हो काबा सर आप? फ्राइड फ्राइड पूछा ना आपने? मतलब इंडियन तड़का है कि नहीं मेन्यू में? बस बस बस, बिल्कुल। कविता जी, सफायर और ये देवयानी में से कोई बेहतर चार्ट वार्ट पे? सी दोनों ही चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो अपने एवरेजेस क्लस्टर के बीच में फंसे हुए हैं। लाइक देवयानी अगर आप देखें तो अपने वीकली एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है। सो 178 बेसिकली ये एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। वंस इस लेवल को ये संभाल लेता है तो पॉसिबल मूव है ऊपर में 190 198 इमीडिएट टारगेट की तरह। तो मुझे लगता है 178 एक सपोर्ट एरिया है जहां इसे सपोर्ट लेना चाहिए। वेयर सफायर फूड्स भी आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी तब बनती हुई दिखेगी जब ये 1415 के लेवल के ऊपर निकलता है। वंस 1415 के लेवल्स को ये निकाल पाता है तो पॉसिबल मूव्स होंगे 1450 1480 तक के लिए। तो मुझे लगता है 1415 के ऊपर ही कोई बाय ट्रेड देखना चाहिए ऑन सफायर फूड्स भी। कॉटेज चीज बर्गर या कॉटेज चीज का पिज्जा, ये काबा सर अपडेट देंगे। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए, सारे बचे हुए स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? दूसरे स्टॉक्स में आशीष आज आप नजर में रखेंगे PNC इंफ्रा। PNC इंफ्रा दरअसल एक नया हाइब्रिड एन्युटी हाईवे प्रोजेक्ट बैक कर चुका है MPRDC की तरफ से। प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1174 करोड़ का है। NHPC रेडार पर रहेगा। बोर्ड बैठक है 22 दिसंबर को। दरअसल एक प्रपोजल पर विचार होगा जो बेसिकली प्रपोजल है, कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहां से रेज करेंगे? कुछ पावर स्टेशंस को मोनेटाइज करने का दरअसल कंपनी का इरादा है। अब वो कितना फीजिबल ऑप्शन है पैसे रेज करने का अपने कैपेक्स के लिए, वो देखना होगा। बोर्ड बैठक 22 तारीख को है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा इंडिया ग्लाइकॉल्स पर। इंडिया ग्लाइकॉल्स के लिए दरअसल अपडेट ये है कि एथेनॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन कर लिए हैं HPCL, BPCL, IOC, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 1164 करोड़ का है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बेसिकली ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट से एथेनॉल सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इंडिया ग्लाइकॉल का शेयर जो आप रेडार पर रखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक एक बार फिर रेडार पर रखिएगा। अप्रूवल मिल चुका है IDFC और साथ ही साथ IDFC के फाइनेंशियल आर्म को इस कंपनी में मर्ज करने का RBI की तरफ से वो फाइनल नोट, तो ये काम भी पूरा हो गया। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स गति रेडार पर रखेंगे, जहां पर 51% एक ECU लाइन मिडिल ईस्ट में लगभग 14 करोड़ की ऑल कार्गो ने अक्वायर की है। बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस को और मजबूत कंपनी करती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ गति की बोर्ड बैठक है 21 तारीख को। फंड रेस पर चर्चा होनी है, तो वो स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ शेयर हैं जो फोकस में रहेंगे। नेस्ले पर भी ध्यान दीजिएगा। स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने किया था 1:10 का। यहाँ पर 5 जनवरी रिकॉर्ड डेट तय करती है। ओके, इस बीच अपोलो टायर्स की डील हो गई। 3.6% इक्विटी ने हाथ बदल ली है। 2.3 करोड़ शेयर्स। यह है एपेटाइट भाई साहब इस तरह के मोमेंटम के बावजूद इन स्टॉक्स में। क्विकली प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन मैप अप कर देता हूं। आज 3 IPOs, हैप्पी फोर्जिंग्स, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग और RBZ ज्वेलर्स खुल रहा है। सब डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। ऑलरेडी कल मुथूट माइक्रोफिन, सूरज एस्टेट डेवलपर्स और मोतीसन ज्वेलर्स खुले थे। इनमें से जो इंटरेस्टिंग, हैप्पी फोर्जिंग्स और मुथूट माइक्रोफिन आज तक कैसे लग रहे हैं? पैसा डाल दूं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। जी बिल्कुल, सबसे पहले हैप्पी फोर्जिंग से चालू करते हैं। तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंजीनियरिंग लेड ये एक मैन्युफैक्चरर है जो कि जो सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। और वो क्या रहते हैं कि हम जैसे हैवी फोर्जिंग लिखते हैं, प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग में रहते हैं जो कि काफी क्रिटिकल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कंपनी 2 तरह के सेगमेंट्स को कैटर करती है, ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव से 43% रेवेन्यू आता है, नॉन ऑटोमोटिव से मोर देन 50% रेवेन्यू आता है। कंपनी क्यों पसंद आती है? सबसे पहले जिस तरह की इंडस्ट्री में ये है, इंडस्ट्री का साइज ग्लोबल लेवल पे फोर्जिंग
इंडस्ट्री का साइज काफी बड़ा है। अराउंड अगर मैं बात करूं तो $70 बिलियन था 2023 की, अगर मैं बात करूं, और ये ग्रो होगा अराउंड $90 बिलियन अगर हम 2029 तक की बात करें। इंडिया का शेयर उसमें अभी छोटा है, लेकिन उसकी ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ को भी आउटपेस करेगी, तो इनको वहां पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, इनके जितने भी पेयर्स हैं उनके हिसाब से इनके जो मार्जिन हैं काफी अच्छे हैं। 2023 वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूं, और आरओसी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी 33 के पी मल्टीपल पे लेके आ रही है, लेकिन अगर मैं पेयर्स के हिसाब से देखूं तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लगता है। ऑल इन ऑल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो उसके लिए भी लगाइए। दूसरा आईपीओ मुथूट माइक्रो फाइनेंस, हम सब जानते हैं मुथूट पापाचन ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली माइक्रो लोन्स देती है स्पेशली वुमेन को साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया काफी बड़ा मार्केट है, कंपनी क्यों पसंद आती है, सब्सक्राइब की रेटिंग है, इस पे भी लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। देखिए इसमें जो लिस्टिंग गेन होंगे वो लिमिटेड होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि ये वैल्यूएशन रीजनेबल लेके आ रही है। 1.6 प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑन पोस्ट इशू इक्विटी, तो ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ला रही है और ग्रुप सॉलिड है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और जो मार्केट कैटर करते हैं उसमें इनका मार्केट शेयर केरला में लार्जेस्ट है और तमिलनाडु में 16% का मार्केट शेयर है और पूरे साउथ इंडिया में तीसरे नंबर की कंपनी है। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से लगाने की राय है। दोनों सब्सक्राइब, और आज तक की कमेंट्री सुन के हैप्पी फोर्जिंग्स को लेकर वो ज्यादा हैप्पी साउंड कर रही थी, तो अपना बेट डिसाइड कर लीजिएगा। आस्था, थैंक यू सो मच। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हेडलाइंस और पहला सौदा की शुरुआत।